बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अदलिया का एक और तारीख बाब ख़त्म हो गया है। एक काबिल शर्मिंदगी मतलब सीधी सी बात है कि उमर अता बंदयाल साहब का दौर आज ख़त्म हो गया है। उसमें क्या क्या जुल्म हुए हैं इस कौम पर, इस मुल्क पर, इसकी तारीख़ पर, इसके निज़ाम इंसाफ पर, वो अब सब तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं। और अपने जाते जाते उन्होंने आखिरी दिन में क्या स्वीट फ़ैसला दिया है, जिसको कोई कह रहा है छक्का मारा है तो कोई कह रहा है कि मकसूद चपड़ासी और पापड़ वाले वापस आ रहे हैं। लेकिन असल में पकड़ा कौन कौन जाएगा? ये जो तरमीम वापस हुई हैं, जो चीफ़ जस्टिस साहब, साबिक चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जो गंद मचा कर गए हैं, जो उन्होंने एक जाते जाते स्वीट फ़ैसला दिया है, उसकी जद में अब कौन कौन लोग आएंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं कि नए चीफ़ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के लिए 18 तारीख मुकर्रर कर दी है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले तो वो इतवार अपना हल्फ लेंगे और उसके बाद उन्होंने 18 तारीख यानी मंडे को उन्होंने मुकर्रर कर दिया समाअत। ये वो बिल था जिस पे चीफ़ जस्टिस, साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी सरबराही में बेंच में जो है उसको रोका हुआ था। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस पर फ़ैसला दिया था। उसके मुताबिक जो नज़र आ रहा है वो काफ़ी सारे फ़ैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इवन चीफ़ जस्टिस साहब के अपने किए हुए फ़ैसले भी शायद ख़त्म हो जाएं, जिसमें ये जो छक्का मारा है ना उन्होंने नैब तरामीम वाला, ये भी उड़ सकता है। सारी चीज़ें फारिग हो जाएंगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो तो एक बिल के ज़रिए कानूनी जो हमारी तारीख होगी, वैसे तो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शायद हमारा निज़ाम अदल, हमारे निज़ाम इंसाफ की तारीख एक नया मोड़ ले ले, बिल्कुल एक नई पिक्चर हमारे सामने आ सकती है। और उन्होंने क्या किया है कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म किया है। तो जो खुद चीफ़ जस्टिस बन रहे थे, उन्हें पता था वो बनने वाले हैं, उस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये तमाम इख्तियारात चीफ़ जस्टिस के पास नहीं होंगे, बेंच बनाने का, सुओ मोटो लेने का, ये सारी चीज़ें, बल्कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो मिलकर फ़ैसला करेंगे। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलेंगी और हमारी अदलिया जो दुनिया में 130/139 नंबर पर है, काबिल शर्म बात है ना कि हमारी अदलिया, अच्छा फिर वो अदलिया बाकी महकमों में भी हमारे हालात वैसे अच्छे नहीं हैं, हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं, लेकिन बहुत से महकमों में हमारा वो होता है एक्सक्यूज़ होता है, और बहुत सी हद तक वो जेन्युइन एक्सक्यूज़ भी होता है कि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। ये किसी हद तक बाज़ जगहों पर ये एक्सक्यूज़ चल भी जाता है। लेकिन अदलिया में तो लुट मची हुई है, बाकायदा लुट मची हुई है, लुट जिसको कहते हैं ना, डाका तो चलें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लुट बहरहाल मची हुई है कि आप उनकी तनख्वाहें देखें, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें, 16 लाख रुपए तनख्वाहें, बेसिक तनख्वाह 9 लाख रुपए, उस पर बोनसेस, गर्मियों की छुट्टियाँ, लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, प्लॉट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मुफ्त की बिजली, मुफ्त के टेलीफोन, मुफ्त के इलाज, मुफ्त के मुलाजिम, और ये रिटायरमेंट के बाद भी ये अयाशियाँ, मुफ्त का पेट्रोल, ये सारी अयाशियाँ रिटायरमेंट के बाद भी। अच्छा, इतना कुछ मिलने के बाद अदालतों में मुकदमात का ढेर है कि बढ़ता जा रहा है, कम होने की बजाय, क्योंकि काम नहीं करते और बैठ के वो सियासी नारेबाजी वाले केसेस सुनते हैं जिसमें उनके टिकर चलने होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और फिर 2 नंबर तरीके से हर चीज़ में उछलती है हमारी अदलिया, और जब जजेस की अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो 2 नंबर तरीके से जूनियर लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, एलिवेट किया जाता है, जो सीनियर लोग होते हैं उनको लाया नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में जो एक और अहम चीज़ होगी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के साथ साथ वो होगी जूनियर जजेस की जो एलिवेशन हुई है, जो जूनियर जजेस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। एक इम्कान ये भी है कि वो सब वापस हो जाए, ना सिर्फ वो जजेस वापस हो जाएं, उधर से वो फ़ैसले भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बाद जो फ़ैसले हुए हैं वो तमाम जब बेंचेस ही कलअदम अगर हो जाएँ तो उनके फ़ैसले भी ज़ाहिर कलअदम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हमारी अदलिया की तारीख़ में, और अगले चंद दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। चीफ़ जस्टिस साहब ने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मंगल के रोज़ से अपना काम शुरू कर देना है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से अहम केसेस आने हैं,
मसलन इलेक्शन के हवाले से आना है। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से केस लेकर कौन आएगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी? क्या इलेक्शन कमीशन ने आना है? क्योंकि सदर साहब ने जो एक टमकीरी लगाई है, उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, अगरचे उनकी फेस सेविंग होनी कोई नहीं है, पीटीआई से सदर साहब को, सदर आरिफ अलवी साहब को गालियाँ पढ़नी है। इसमें शर्त लगा लें आप मुझसे, इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि उन्हें गालियाँ ना पड़े। 100% श्योर है कि आरिफ अलवी साहब को पीटीआई वालों से गालियाँ पढ़नी है। अच्छा, खैर गालियाँ पढ़ने से मुझे याद आया, और भी तो लोग होते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब चले गए। वो पुराना शेर था ना, बहुत बेआबरू होके, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो हुआ तो बहुत कुछ है, वो ना माने तो और बात है, और अपने तई वो जो मर्ज़ी कहते रहे। मतलब अपने तौर पे तो उन्होंने आखिरी दिन बड़ा बताया कि जनाब मैंने जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली अल्लाह ने। बस बंदा बेशर्म हो तो क्या हो सकता है फिर? वो देखे ना, दो लोग होते हैं, कहते हैं एक जो बेशर्म हो जाए और एक जो दरिया के दूसरी तरफ खड़ा होकर आपको गालियाँ निकाले, तो उससे उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। तो जब बंदा बेशर्म हो जाए, अब आप सोचें कि उमर अता बंदयाल साहब अल्लाह का इस बात पे शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत कराई है। पता नहीं वो किस चीज़ को, वो इमरान खान साहब को अपने घरेलू मामलात की वजह से, घरेलू प्रेशर की वजह से जो फेवर्स दे रहे थे, उसको वो मुल्क और कौम की खिदमत समझते हैं। जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उन्होंने, इन आइन को रीराइट करते रहे हैं, गलत फ़ैसले दे के फिर और उलट गलत फ़ैसले देते रहे हैं। वो कहते हैं ना, नानी ने डैश किया तो करके छोड़ दिया तो उससे भी बुरा किया, वो वाले मामलात वो खुद करते रहे हैं। तो वो उसको अगर वो खिदमत समझते हैं मुल्क व कौम की, तो इस पर तालियां बजाई जा सकती हैं उनके लिए। ठीक है, उन्होंने किया है, और उन्होंने तो गुड टू सी यू भी कर दिया। साफियों को देख के कहा गुड टू सी यू फ्रेंड्स। अच्छा, वो उनको फ्रेंड्स कह रहे हैं। हाँ, कुछ फ्रेंड्स तो हैं, सिद्दीक जान साहब उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में से हैं, और इस तरह के कुछ लोग उनके फ्रेंड्स होंगे। तो बस इन्हीं लोगों के लिए काम किया, या इमरान खान साहब के लिए किया, या अपने फ्रेंड्स के लिए किया। वो और बात है कि एक वो जो हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उनको उनकी वो कर दी थी, मतलब हाथ मिलाने के लिए पीछे पीछे भागते रहे कि मुझे हाथ मिला लें। उनका जी सॉरी, मैं नहीं मिला रहा आपसे हाथ। अच्छा, और क्यों मिलाना चाह रहे थे? वो गिल्ट फीलिंग, वो अंदर जो चोर छुपा हुआ है उसकी वजह से, कि जनाब मुझे लगे देखे मैं सबके साथ हूँ। नहीं है आप, ना कोई आपके साथ है, वो एक मखसूस टोला है, और उसने भी गालियाँ देनी है आपको। ये भी बात याद रखिएगा। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, सदर आरिफ अलवी साहब को गालियाँ पढ़नी है पीटीआई वालों से, इसी तरह से उमर अता बंदयाल साहब को भी पढ़नी है। लेकिन उन्होंने आज एक छक्का मारा है उनके शेख रशीद साहब के बकौल चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते एक छक्का मार दिया। अच्छा, ये वही कौम है जो फैसले का ट्रांसलेशन आने के बाद जो खाई हुई मिठाइयाँ होती हैं, वो फिर उन्हें ख्याल आता है कि मिठाइयाँ गलत खा ली थी, तो उन्हें लग रहा है उन्होंने छक्का मार दिया। फिर पीटीआई के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, वो भी बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अब मकसूद चपड़ासी और पापड़ वालों के जो केसेस हैं वो बहाल हो जाएंगे। हजूर, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया, अब ये आप पर गुजरेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने नैब तरामीम उड़ा दी हैं सारी। पार्लियामेंट को जो आइन साजी का, कानून साजी का इख्तियार है, वो उमर अता बंदयाल साहब समझते थे कि वो नहीं होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए, पार्लियामेंट को इजाज़त नहीं है। पर पार्लियामेंट ने जो तरामीम की थी उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलना है? नतीजा ये निकलना है, नो डाउट आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग के लोग और बाकी सब लोग, उन पर केसेस बहाल हो जाएंगे, बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, और एक व्यू ये है कि उस पर रिव्यू में चले जाएँ, तो रिव्यू में किसने जाना, किसको ज़रूरत है? अभी फ़िलहाल हुकूमत में से कौन जाएगा रिव्यू में? ना, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, हुकूमत की तरफ से ये चलेगा मामला ना। आप ये देखें कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा नैब के केसेस में उठाए जाएंगे, गिरफ्तार होंगे ना, और 90 दिन के रिमांड उनके होंगे, 90 दिन उनकी ज़मानत नहीं होनी। तो मुबारक हो पीटीआई वालों को, मुबारक हो इमरान खान साहब को, मुबारक हो बुशरा बीबी को, और मुबारक हो परवेज़ इलाही साहब को, मुबारक हो वो जो है हमारे वो है ना एक्टर से शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सब को, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, कि अब ये सब लोग जब नैब के केसेस में उठाए जाएंगे, नैब के केसेस में धर लिए जाएंगे, नैब के केसेस में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर ये 90 दिन अंदर रहेंगे और अब ये भुगतेंगे केसेस। अब इन्हें पता चलेगा क्या होता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ ना कि जब हुकूमतें अपने दौर में चीज़ें ठीक नहीं करती
तो फिर उन्हें उसको फेस करना है। वो गलत कवानीन, वो सख्त कवानीन, वो नाइंसाफ़ी पर मबनी कवानीन जो हुकूमतें बनाती हैं अपने ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए, वो ख़ुद भी उसमें फंसती हैं। तो यही कुछ अब होगा। सबसे पहले तो बाकी पार्टियों ने तो भुगत लिया है, थोड़ा सा और भुगत लेंगे, कोई बात नहीं, खैर है, वो कर लेंगे। असल मसला अब इनका आएगा। रो रहे हैं ना कि वो फ़ोन पे बात करा दें और ये कर दें और वो कर दें, कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब, ये अब आपके भुगतने की बारी है। और कौम के लिए सिर्फ उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि वो एक काला दौर जो था उमर अता बंदियाल साहब का, वो गुज़र गया है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंसाफ के मामले में, मैदान इंसाफ में और इंसाफ के शोबे में हम कुछ तरक्की करें और हमारे मामलात बेहतर हो जाएं, और उसके साथ साथ हुकूमत कोशिश करे और हमारे माशी मामलात भी बेहतर हो जाएं, ताकि मेरी आपकी, हम 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आसान हो। और बड़ी ज़रूरी चीज़ें, जैसे ये अब ऑपरेशन हो रहा है ना, बड़े बड़े ब्लैकमेलर्स को और स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है, इसी तरह जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जहाँ जहाँ भी दी जा रही हैं, जो लुटमार है, उस सबको रोका जाए। वो चाहे सरकारी मुलाजिम के पास हो, चाहे वो वकील के पास हो, चाहे जज के पास हो। अनड्यू, हाँ, जो जायज़ बनता है वो चीज़ें दे, लेकिन जो अनड्यू लुटमार वाली चीज़ें हैं उसको रोकें और अवाम के भले का सोचें। शुक्रिया।